सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग मीन लगन के बारे में बात करेंगे। आखिरी लग्न है, तो सबसे पहले लग्न का जो स्वामी है बृहस्पति, इसको विचार करते हैं। तो मीन लगन का जो स्वामी है बृहस्पति, वो 10वें घर और लग्न दोनों का स्वामी है। दो केंद्र स्थान का स्वामी है, लेकिन लग्नेश को केंद्राधिपत्य होने का दोष नहीं लगता। बुध को दोष लगेगा मीन लगन में, बृहस्पति को केंद्राधिपत्य का दोष नहीं लगता है। तो बृहस्पति अगर मजबूत है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, तो लग्न के स्वामी के रूप में आयु का पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। और 10वें घर का स्वामी प्रोफेशन के लिए, कर्मों के लिए, जो हम करते हैं शुभ कर्म, उसके लिए, प्रोफेशन के लिए भी। 10वां घर सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं है, जो भी हम अच्छा काम करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसके लिए भी 10वें घर को देखते हैं। तो बृहस्पति इन सब के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर बृहस्पति स्ट्रांग है तो बृहस्पति शुभ ग्रह है। दूसरा मंगल जो है वो दूसरा घर और 9वें घर का स्वामी है। दूसरे का जो स्वामी है वो स्थानांतर का फल करेगा, तो 9वें घर भाग्य भाव का फल मंगल मुख्य रूप से करेगा। भाग्य का स्वामी होने की वजह से, 9वें भाव का स्वामी होने की वजह से मंगल शुभ ग्रह है, बृहस्पति का मित्र भी है, शुभ ग्रह भी है। तो मंगल जो है फाइनेंस के लिए स्ट्रांग है। तो फाइन, जैसे अगर मंगल उच्च का 11वें घर में चला जाए, तो दूसरे का स्वामी मंगल यहाँ उच्च का है, तो भाग्य का भी स्वामी, तो पिता से, फाइनेंस से, कुटुंब का स्थान है, तो कुटुंब से धन कमाने का योग बना सकता है। परिवार से, मतलब फैमिली बिजनेस या पिता का ही बिजनेस करे, पिता के द्वारा धन की वृद्धि। और अगर मंगल खराब प्रभाव में हो तो पिता की वजह से धन का नाश भी कर सकता है, अगर मंगल कमजोर हो, खराब स्थिति में हो। तो दूसरा, कुटुंब से भाग्य का संबंध इसमें जुड़ रहा है मीन लगन के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फैमिली बिजनेस भी समझ सकते हैं एक तरह से, कुटुंब से। अगर 9वां घर पिता से संबंधित, फैमिली बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए ये ज़्यादा बेटर है मंगल जो है। उसके बाद शुक्र तीसरे घर का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। तीसरा घर भी त्रिषडाय है और अष्टम भी, इसलिए शुक्र सबसे अनिष्ट, गुरु के लिए शुक्र सबसे अनिष्ट है। गुरु जो है वो देवगुरु, देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र जो है दानवों के गुरु हैं। तो दोनों में बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रही। दोनों के लग्न से डिसाइड हो जा रहा है कि तीसरा त्रिषडाय का भी स्वामी है और अष्टम भाव का भी। शुक्र का कमजोर हो जाना राजयोग कारक, लेकिन शुक्र कमजोर होगा तो आयु के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि दोनों ही आयु स्थान है। अष्टम भी आयु स्थान है, अष्टम से अष्टम तृतीय घर भी आयु स्थान है। तो विपरीत राजयोग धन की तो वृद्धि करेगा, लेकिन आयु का नाश कर देगा, लंबी क्रॉनिक डिजीज, लंबी बीमारियां देगा। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है शुक्र का किसी तरीके से। अगर सप्तम में आके बैठ गया नीच का, तो मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठ जाए नीच का होकर, सूर्य, राहु, इस तरीके के प्लैनेट यहाँ पर सेपरेटिव प्लैनेट, शनि वगैरह बैठ जाए, तो ये मैरिज हाउस के लिए अच्छा नहीं है। बुध दो केंद्र स्थान का स्वामी हो जाता है, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, तो केंद्राधिपति बुध को दोष लग जाता है। वैसे चौथा घर माँ का है, सुख का है, और सप्तम भाव पत्नी का है। तो बुध का स्ट्रांग होना पत्नी के लिए, स्पाउस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, इनके लिए बेटर है। लेकिन चूंकि ये मार्केस हो जाता है बुध, इसलिए हेल्थ वाइज अच्छा नहीं। अगर बुध 6ठे, 8वें, 12वें में चला जाता है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये सप्तम के लिए भी और चौथे के लिए भी और पार्टनरशिप के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि बुध जो है प्रबल मार्केस हो जाता है इस कुंडली के लिए। वैसे मंगल भी मार्केस है, लेकिन दूसरे घर का भी स्वामी मार्केस होता है, तो मंगल ही मार्केस है, लेकिन वो मित्र है। बुध जो है अधिक मार्केस है, केंद्राधिपति दोष भी लगा है और बुध मार्केस भी है मीन लगन के लिए। चंद्रमा जो है पंचम भाव त्रिकोण स्थान का स्वामी है, इस कारण चंद्रमा बहुत ही शुभ है मीन लगन के लिए। चंद्रमा अगर नीच का भी हो जाता है यहाँ पर, तो भी नीच का है, थोड़ा सा संतान के लिए अच्छा नहीं है, एजुकेशन के लिए, लेकिन वो चूंकि त्रिकोण में ही बैठा होता है, तो अगर नीच का भी, क्योंकि ये आपस में ये तीनों जल तत्व राशि है, चंद्रमा, मंगल, अगर इनमें परिवर्तन हो जाता है, अगर चंद्रमा यहाँ नीच का आ जाता है और मंगल यहाँ नीच का हो जाता है, दोनों ही नीच के हो जाएंगे। लेकिन कई लोग जिनके ये दोनों नीच के हुए, नवम भाव पंचम, उसके बावजूद भी राजयोग उनमें कई दृष्टि से था। नीच के हैं तो कुछ असर तो रखेंगे नीच का, लेकिन परिवर्तन अगर हो जाए तो बहुत ही शुभ स्थिति बन जाती है। इस लगन के लिए गज केसरी योग को मान सकते हैं कि हाँ, बहुत ही शुभ स्थिति में है। बृहस्पति की जो धनु लग्न है, उससे चंद्रमा कर्क जो है वो अष्टम में आ जाता है। धनु की हमने जब बात की थी, तो धनु लगन के लिए वो गजकेसरी, अगर राजयोग चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे हैं या केंद्र में है, तो जो शुभ प्रभाव है वो असली मजा मीन के लिए, क्योंकि आपस में बहुत ही शुभ स्थिति में है। मीन लगन से ये यहाँ से भी गुरु जो है 10वें भाव का स्वामी है, लग्न का स्वामी है। गुरु चंद्रमा अगर बैठते हैं तो
तगड़ा राजयोग का निर्माण कर देता है। अगर मंगल भी हो तो धन वगैरह के लिए बहुत अच्छा योग बना देता है। चंद्रमा मंगल गुरु मीन लगन के लिए बहुत ही शुभ है। सूर्य छठे घर का स्वामी है, तो छठे घर का स्वामी तो सूर्य इंडिपेंडेंट अपने आप में लग्न रूप है, राजा है ग्रहों का। पापी प्रभाव में अगर होगा, अगर अष्टम में आ जाता है, तभी हम इसको मानेंगे कि नीच का खराब असर है। हालांकि विपरीत राजयोग फिर भी बनेगा, लेकिन माँ से छोटे, ये माँ का घर है, उसे तीसरा घर, माँ के छोटे भाई बहन या मौसी के लिए ठीक नहीं होगा। सूर्य यहाँ आता है, धन के लिए विपरीत राजयोग तभी बनाएगा वो। तो सूर्य अगर स्ट्रांग है तो राजयोग कारक है, अगर कमजोर हो जा रहा है अगर छठे आठवें 12वें में, तो वो एक डिस्टर्ब राजयोग का निर्माण करेगा। त्रिसडाय जो है, त्रिसडाय में स्पेशली तीसरा, छठा, आठवां, 12वां, त्रिसडाय 3, 6, 11 होता है, लेकिन तीसरा, छठा, आठवां, 12वां का स्वामी अगर बर्बाद हो जाता है, खराब घर में चला जाता है, तो भी एक राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन उसमें स्थिति ये होती है कि जिस हमारे फैमिली रिलेटिव, जैसे अष्टम भाव हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी आयु को रिस्क में डालेगा अगर वो खराब जगह पे चला जा रहा है। तो जैसे अगर शुक्र इस जगह पे आ जा रहा है, तो ये हमारे आयु के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, पर धन विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, धन के लिए, समृद्धि के लिए। वैसे ही वो जिस हाउस से के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका स्वामी उस हमारे बॉडी पार्ट्स को या उस हमारे रिलेटिव को डैमेज करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये धन देगा। विपरीत राजयोग का ये कॉम्बिनेशन है। जैसे तीसरे घर का स्वामी अगर खराब स्थिति में चला जाता है, तो वो जो है तीसरा घर छोटे भाई बहन या हमारे हाथ, इसको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। अगर छोटे भाई बहन को अगर देखना है तो मंगल को देखेंगे। अगर मंगल भी खराब है, तीसरा घर भी खराब है, तो छोटे भाई बहन से रिलेटेड खराब असर देगा, लेकिन फिर राजयोग कारक हो जाएगा। नहीं तो तीसरा घर हमारे हाथ का है, मित्रों का है, कुछ ना कुछ उससे संबंधित विपरीत मतलब कुछ खराब चीजें भी होंगी, लेकिन राजयोग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य बुध शुक्र समझ लिए, मंगल गुरु शनि जो है वो 11वें घर और 12वें घर का स्वामी है। तो 12वें घर का स्वामी जो है वो स्थानांतर का फल करेगा, तो मूल रूप से वो 11वें घर का फल करेगा। 11वां घर तीसरा, छठा और 11वां घर त्रिसडाय घर मानते हैं, अशुभ स्थान है। तो ये अच्छा घर नहीं, शनि मूल रूप से पापी ही है, शत्रु ही है। लेकिन ये शत्रुता, ये पापत्व जो है, ये आयु की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। स्पेशली स्वास्थ्य की दृष्टि से वैसे 11वें घर का स्वामी भी कई बार मारक बन जाता है वैसे प्रभाव को। शनि इस कुंडली के लिए वैसे तो 8वां घर, 8वें से 8वां ये आयु कारक है, 11वां घर बीमारी देता है, लेकिन शनि आयु का ही कारक है अपने आप में। और शनि वहाँ का स्वामी हो गया तो शनि भी अपने भीतर वो मारक इफेक्ट रख सकता है अगर वो पापी प्रभाव में हो, खराब असर में। और 12वें घर का भी स्वामी है तो 12वें घर का भी असर उसके भीतर होगा। ऊपर से मूल त्रिकोण राशि उसके 12वें में है, तो आयु जो है स्वास्थ्य वाइज अगर देखा जाए, अगर खराब करने की स्थिति में, तो शनि पूरे प्रभाव में है, शुक्र की तरह ही। अगर वो खराब असर में शनि जो है अगर हो तो शनि जो है धन के लिए अच्छा है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, रोग बीमारी इन सब की दृष्टि से शनि जो है वो अच्छा नहीं है। तो सारे हम लोगों ने समझ दिया। स्पेशली मीन, वृश्चिक और कर्क का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना पंचम भाव में, अगर कर्क भी लगन रहेगा तो पंचम भाव में जो है वृश्चिक राशि, जल तत्व राशि आएगी। वृश्चिक अगर है तो भी मीन राशि आती है और मीन में कर्क आता है। ये जो जल तत्व राशि का लग्न बनता है तो पंचम में ना जल तत्व राशि जो है वो आ जाती है, और जो है वो जो राशि है वो इवन नंबर आता है, ऑड नंबर नहीं आता है। तो इवन नंबर जो स्त्री संतानों के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। ऐसा देखा गया कि मीन वगैरह वालों का ऐसा, और कुंडली में सप्तमांश वगैरह भी संतान के लिए देखना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्त्री संतान ज़्यादा इन लोगों को देखा गया है। जल तत्व राशि वालों को थोड़ा सा, जो स्पेशली मीन वगैरह को, स्त्री संतान वगैरह जो है वो इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया, लग्न या राशि का ऐसा संबंध हो तो। लेकिन पूरा सप्तमांश, पूरी कुंडली देखना चाहिए। ऐसे एक चीज़ देख के हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये फिर आगे दूसरी चीज़ों में डिटेल में जब जाएंगे अलग अलग तो समझेंगे। अभी हम लोगों ने मीन लगन को समझा। कोशिश करता हूँ कि 12 लग्न मेष से लेके मीन तक मैं समझा पाया हूँ, और एक साथ किस भाव से क्या देखते हैं उसके लिए एक स्पेशल कुंडली सबसे पहले बना दिया हूँ। पहले उसको देखें, उसके बाद 12 लग्नों को देखें। अब आगे मैं अलग अलग कुंडली पर विचार करूँगा। अगर सिचुएशन वैसी आती है तो भीतर, जैसे कि बाधक ग्रह किसको कहते हैं, आयु के लिए क्या है, केंद्राधिपति क्या है, उसको आगे मैं विचार करूँगा अगर जैसा मेरा प्रवाह बनता है उस तरीके का। लेकिन मूल रूप से अभी इच्छा है कि संतों की या इस तरीके की स्पेशल कुंडलियों पर जो है डिस्कस करूं। तो आगे से अब ये 12 लग्न पहले देख के आप लोग अगर तैयार रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। गोचर में क्या भी ब्रह्मांड में चल रहा है उसको डिस्कस करूं तो कम से कम एक बेसिक आइडिया दे दिया कि ये सब समझ पाएँ। ये समझ पाएंगे तो और एडवांस लेवल पर समझ पाएंगे। तो पहले इस सब को एक बार देखना ज़रूरी है। मेष से लेकर मीन देख लीजिए कि लग्न क्या है। सारे ग्रहों का वीडियो पहले बना चुका हूँ।
सूर्य चंद्रमा मंगल सबके डिटेल में वीडियो, ज़्यादा 28-28 30-30 मिनट की वीडियो है, उसको देख लीजिए तो फिर ये चीज़ें आगे समझ में आएंगी, आगे की जो वीडियो है। तो अभी तक मैंने जो कुछ कोशिश किया हूँ समझाने का, कोशिश करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, धीरे धीरे और क्लियर होती चले जाएंगे और आगे स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत करो।